मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है हाइपोथेसिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस और किस तरह से एक हाइपोथेसिस जो है दो या उससे अधिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन दर्शाता है, क्या हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस तरह से वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज किया जाता है ताकि वो उस हाइपोथेसिस में फिट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेंस का सवाल है, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस एज पर द सोशियोलॉजिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू थियोडोसन, hypothesis is a tentative statement asserting a relationship between certain facts। यहाँ पे जो थियोडोसन थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हाइपोथेसिस जो है वो कुछ फैक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो बताता है, कुछ फैक्ट्स को कनेक्ट करता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जॉइन द डॉट्स। तो यहाँ पे ये नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। थियोडोसन के हिसाब से हाइपोथेसिस जो है वो डॉट्स बोले तो ये फैक्ट्स को जॉइन करता है या उनके रिलेशनशिप को दर्शाता है। वही बेली जो थे, एज पर अकॉर्डिंग टू बेली, उन्होंने इनसे एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने बोला कि हाइपोथेसिस जो है वो दे डू नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फैक्ट्स बट दे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स। एंड उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि हाइपोथेसिस जो है वो अलॉन्ग विद एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा प्रपोजिशन होता है दैट नीड्स टू बी टेस्टिफाइड। ऐसा नहीं कि बिना सर पैर की बात को अगर आप स्टेटमेंट को बोलो तो दैट वुड बी टर्म्ड एज अ हाइपोथेसिस। इट हैज़ टू बी अ डेफिनाइड, सर पैर होना चाहिए उसका। इट हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय एम्पिरिकल एविडेंस, तभी वो हाइपोथेसिस कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे थियोडोसन ने कहा था कि हाइपोथेसिस सिर्फ वही स्टेटमेंट होता है जो बस कुछ सर्टेन फैक्ट्स को कनेक्ट करता है। ठीक वही एक स्टेप आगे जाके बेली ने कहा कि हाइपोथेसिस जो है वो दो या उससे अधिक वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है या उनके रिलेशनशिप को बताता है। एंड अलॉन्ग विद दैट वो जो है इट हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय सर्टेन एम्पेरिकल एविडेंस। इट नीड्स टू बी टेस्टिफाइड। जो स्टेटमेंट एज अ हाइपोथेसिस बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी बैक्ड अप बाय एनी एम्पेरिकल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट ले लेते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, बिना सर पैर की बात है, तो इट कैन नॉट बी, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हाइपोथेसिस। क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, सारे सब के सब करप्ट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि उनमें से एक दो आपको मिल ही जाएंगे जो सही अच्छे होंगे और जो सही में जेन्युइनली काम कर रहे हैं अच्छा। तो हम मेजॉरिटी ऑफ द करप्टेड लोगों की वजह से उन एक दो अच्छे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये हाइपोथेसिस बना के, ये पत्थर की लकीर बना के कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, दिस इज नॉट अ हाइपोथेसिस। सो ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो आपके इंट्यूशन या आपके पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे बनते हैं, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हाइपोथेसिस, क्योंकि वो टेस्टेबल नहीं होते। जो हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट्स आर नॉट बैक्ड बाय टेस्टेबल एविडेंस, उनको आप हाइपोथेसिस के रूप में नहीं बोल सकते हो। In other words, a hypothesis carries clear implication for testing the stated relationship. That is, it contains variables that are measurable and also specifies how they are related. तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं, इट नीड्स टू बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस के क्या एलिमेंट्स होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स एक हाइपोथेसिस बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, इट हैज़ टू बी टेस्टेड, इट नीड्स टू बी मीजर्ड। जैसे कि एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जहाँ से एक तरफ आलू जाएगा, दूसरा तरफ सोना आएगा। इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग बोले कि लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो तरह से वेरिएबल्स मिल सकते हैं। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल कि आलू जाएगा एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तभी सोना आएगा, इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से
अगर ये बेसिकली सर पैर की बात है कि इट हैज़ सच में अगर ऐसा होता है देन इट कुड बी टर्म एज अ हाइपोथेसिस, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर इसको हम लोग टेस्ट करने जाए, अगर सच में ऐसा मशीन बनाए, एक तरफ आलू दे तो सोना नहीं निकले, तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ऑफ हाइपोथेसिस कि अर्बनाइजेशन लीड्स टू प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होने लगे वैसे वैसे जो जॉइंट फैमिलीज थी वो सेपरेट होके न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होने लगी। पहले अगर एक फैमिली में, जब रूरल गांव में रहते थे, तो रूरल एरियाज़ में रहते थे, तो एक फैमिली में कम से कम 8 लोग रहते थे। लेकिन जब शहरों में नौकरी मिलने लगी, तब वो लोग, अर्बनाइजेशन होने लगा, तब वो लोग मूव आउट करने लगे टुवर्ड्स द सिटीज़। तो सिटी में वो सब 8 के 8 मेंबर्स तो नहीं जा सकते, घर के खेत बाहर कौन देखेगा। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे जो हैं, वो लोग चले गए सिटी में और बाकी जो है वो लोग रह गए गाँव में। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होने लगा वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है वो प्रोलिफिकेशन होने लगी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है वो बढ़ने लगी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर पीरियड। तो अर्बनाइजेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो है अर्बनाइजेशन, दूसरा है न्यूक्लियर फैमिलीज़। एक को अगर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो दूसरा अपने आप चेंज होगा। दिस आर द 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे ये हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम लोग अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ की संख्या जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन होम्स मोर लाइकली टेम्प टू बी डेलिकेट्स। जो बच्चे छोटे में अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखते हैं, माँ बाप का मार पिटाई देखते हैं, तो उन बच्चों में दिमागी संतुलन जो है उनका, ऑलरेडी उनमें दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती है, तो उन बच्चों में ज़्यादा संभावनाएं होती है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाए या गलत रास्ते पे चले जाए, ड्रग एडिक्ट हो जाए या फिर क्रिमिनल वर्ल्ड की तरफ चले जाए। जो बच्चे घर पे ही उनका घर का ही एम्बियंस अगर सही ना, कि मम्मी पापा ही तो यहाँ पे लड़ रहे हैं तो हम लोग क्यों सुधरे, वो अपनी फ्यूचर में वाइफ के साथ ऐसा करेंगे, मार पिटाई वाली व्यवहार, या फिर एक्सट्रीम केसेस में वो क्रिमिनल बन जाएगा, मतलब चोरी करेगा, डाका डालेगा, ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, ड्रग रैकेट में पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन होम्स आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ डेलिकेट्स। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स देखने को मिलता है। अगर उनका, आपका किसी का घर का परिवार, घर का जो एम्बियंस है वो अगर ख़राब होता है, माँ बाप आपस में मार काट रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है ऐसे बच्चे जो है, उस ऐसे परिवार के बच्चे जो है वो गलत होने के, उनकी परवरिश अगर गलत होती है तो बट ऑब्वियस है वो क्रिमिनल होने की या फिर गलत होने की उनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो इस वेरिएबल को, ब्रोकन होम्स को अगर आप ठीक करो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे ब्रोकन होम्स ठीक होने लगेंगे, मतलब घर का एम्बियंस जैसे जैसे ठीक होने लगेगा, तो बच्चों पर भी अच्छा असर होता है, वैसे वैसे उनकी मेंटालिटी भी सही होगी और वो डेलिकेंसी से दूर हटेंगे। तो वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, वन वेरिएबल डीपली इन्फ्लुएंस द अदर। ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल हम लोग चेंज नहीं कर सकते। So hypothesis usually involves proposing a possible relationship between 2 variables, the independent variables what the researcher changes and the dependent variables जो कि final result आता है। जो independent variable है that उस पर चेंजेस किया जा सकता है और उसी के चेंजेस के ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो रिजल्ट है वो निकल के आता है। एक तरफ आलू डालोगे, दूसरा तरफ सोना निकलेगा। आलू जो है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सोना जो है दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से आप याद कर सकते हो। In research, there is a convention that the hypothesis is written in 2 forms, the null hypothesis and the alternative hypothesis. जो alternative hypothesis होता है that is also called as the experimental hypothesis. So अब हम देखेंगे what are some of the important characteristics of a variable.
सबसे पहला ही नंबर पे आता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, इट नीड्स टू बी क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता है तो कैसे आप हाइपोथेसिस के ऊपर आप बनाओगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट जो है इट नीड्स टू बी कंसेप्चुअली वेरी वेरी क्लियर। The most fundamental characteristics of a hypothesis is that hypothesis must be conceptually clear. तो हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल होता है उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो मेन मोटिव है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इट नीड्स टू बी क्लियर। ऐसा नहीं कि हमारे इंग्लिश वर्ड्स में एक वर्ड के 2-3 मीनिंग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। किस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है इट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड, इट नीड्स टू बी conceptually very clear. It is one of the most important characteristics of a hypothesis. This means that the variable or concepts used in hypothesis should be clearly defined and operationalized. सबसे पहली बात कि जो वेरिएबल एक हाइपोथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफाइन करना चाहिए, और अगर उसका एक हाइपोथेसिस का एक जो वेरिएबल है उसके एक से अधिक मीनिंग आते हैं तो उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, उसको इस तरह से लिखना चाहिए ताकि उस ओवरऑल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सही मतलब क्लियर हो जाए। A variable is a factor or element that can be changed and manipulated in ways which are observable and measurable. तो वेरिएबल क्या है कि एक फैक्टर है जो कि चेंज होता है एंड अकॉर्डिंगली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एनोमी का। एनोमी इन जनरल टर्म्स जिसका मीनिंग होता है नॉर्मलेसनेस, जो नॉर्म्स को नहीं मानते, जो रूल्स को नहीं मानते, मैं ही रूल्स मैं ही कानून सब कुछ जो अपने आप को ही समझते हैं, जो रूल्स को नहीं मानते, दे आर टर्म्ड एज एनोमी। एनोमी के बारे में डरखेम ने बहुत कुछ लॉज वगैरह बनाए हैं, उसके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। So the concept of anomy in general terms is defined as a sense of normlessness in society. सोसाइटी के जो रूल्स है, हम लोग जो सोसाइटी में चलते हैं तो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से हमको चलना होता है। ऐसा नहीं है सोसाइटी ने समाज ने जो नियम बनाए हुए हैं हम उसको उल्लंघन नहीं कर सकते, और जो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानता है उनको बोला जाता है एनोमी, या सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानने वाले को बोला जाता है नॉर्मलेसनेस, जो रूल्स को नहीं मानते। Now, anomy could be observed in social, economic and political system of a country. So, anomy जो है यानी कि norms को नहीं मानना वो हर क्षेत्रों में observe किया जा सकता है। Either it could be in the economic sphere, it could be in the social sphere or it could be in the political sphere. Anomy को इन तीनों क्षेत्रों में define किया जा सकता है अलग अलग तरह से। For instance, the concept of anomy in social sphere may be operationalized when it is explained in terms of the attributes like stability of the government, corruption in the government, people's perception in the government, etc. तो social sphere में तो अगर यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट आ गया कि एनोमी के रिलेटेड, तो जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो कैसे पता करे कि ये एनोमी किस रिलेटेड है, ये सोशल एनोमी है, पॉलिटिकल एनोमी है या इकोनॉमिक एनोमी है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि उस वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। एक तरह से ऑपरेशनलाइज मतलब मॉडिफाई या चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे चेंज करते हैं, जस्ट अ सेकंड। अगर हम लोग सोशल स्फेयर में एनोमी को डिफ़ाइन करें या एनोमी के बारे में बताएं तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे उस सोसाइटी में गवर्नमेंट की बात कौन मानता है, उसके बाद करप्शन रेट कैसा है, पीपल्स परसेप्शन टू द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट की बात मानते हैं या नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट का राज कैसा है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है, और करप्शन रेट कैसा है। अगर उसको हम लोग उसमें अगर हम लोग का रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव आता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ एनोमी जो है वो इसीलिए है क्योंकि सोशल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक स्फीयर में अगर हम लोग एनोमी को डिफ़ाइन करें
तो हम लोग वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक सोसाइटी में पॉवर्टी की संख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए बट ऑब्वियस सी बात है, लोग नॉर्म्स को नहीं मान रहे, क्योंकि इस नॉर्म में रह के उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो वो नॉर्म्स नहीं मान रहे। तो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ इकोनॉमिक इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल अभी यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल ऑफ एनोमी। एनोमी के वेरिएबल को हम लोग ऑपरेशनलाइज यानी कि मॉडिफाई या मॉड्यूलेट कर सकते हैं एज पर द सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेयर। ताकि सोशल स्पेयर में हम लोग बता सकते हैं कि सरकार की परसेप्शन क्या है लोगों की तरफ, या लोगों की परसेप्शन क्या है, करप्शन रेट क्या है। अगर वो सब दर्शा रहा है उस हाइपोथेसिस में, तो इट इज़ अ सोशल इकोनॉमी। वही अगर पैसों की बात आ रही है तो इट इज़ एन इकोनॉमिक इकोनॉमी। इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। ताकि जो कॉन्सेप्ट हो, जो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट हो, इट हैज़ टू बी मेड क्रिस्टल क्लियर। और इसके लिए वेरिएबल जो है उसको ऑपरेशनलाइज करना, मॉडिफाई करना और उस कॉन्सेप्ट के सांचे में ढालना, अगर मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हाइपोथेसिस इज कॉमनली एक्सेप्टेड एंड कम्युनिकेबल वेरिएबल्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिमोटेस्ट एरिया में यूज़ किया जाने वाला वेरिएबल अगर उठा के आप हाइपोथेसिस में डालो, जिसको कोई सर पैर नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं, तो ऐसे हाइपोथेसिस का कोई मतलब नहीं है। हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इट नीड्स टू बी कॉमनली एक्सेप्टेड एंड कम्युनिकेबल। मतलब जो इस्तेमाल किए जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऑब्वियसली कॉमन मैन की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है और सोसाइटी में जिसकी एक्सेप्टेंस है। Secondly, the variable or the concepts used in hypothesis should be commonly accepted and communicable. In simple words, it implies that there should be uniformity in the definition, in the meaning or the concept used in the hypothesis. Once the variable have been clearly defined and operationalized by means of their empirical reference, a hypothesis must also specify the relationship between the variables. A hypothesis that does not explain how the concepts are related to each other is no hypothesis in scientific terms. यही अपना क्वेश्चन है कि भैया बताओ कि how does a hypothesis एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर किसी हाइपोथेसिस को या किसी स्टेटमेंट को मैं कहूँ जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हाइपोथेसिस इन साइंटिफिक टर्म। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सोशल इंटीग्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सुइसाइड रेट्स। लोग सुइसाइड क्यों करते हैं? मोस्टली सुइसाइडल थॉट्स तब आते हैं जब आप अकेले होते हो, आप आपके अंदर जो है एक लोनलीनेस का फीलिंग आता है कि मेरे पास कोई नहीं है, आप डिपार्टेड, डिमोरलाइज्ड होती हो, तब आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आता है, डिप्रेशन आता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपनी नियर एंड डियर वंस के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो, तो ये सुसाइडल थॉट्स नहीं आते। कहने का मतलब यह है कि सोशल इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विथ सुइसाइड रेट्स। सोशल इंटीग्रेशन जितना जितना बढ़ेगा, सुइसाइड रेट्स घटेगा। सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस इज हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कबीर सिंह जो है वो साउथ की मूवी का रिमेक है। कौन सी मूवी मेरे को नहीं पता, तो ये साउथ की मूवी का रिमेक है। तो यहाँ पे जो है हाइपोथेसिस का बिना सर पैर का चीज़ को आप हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हो। पहले अगर किसी रिसर्चर्स ने किसी पे इन्वेस्टिगेट किया, कोई स्टडी कंडक्ट किया, उसको अपना बेस बना के, रेफरेंस बना के ही आप उसको एज अ रेफरेंस लेके आप हाइपोथेसिस कर सकते हो। एकदम नोविस टॉपिक भी अगर आप लोगे तो आपको रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। आप रिसर्च पेपर भी लिखते हो तो नीचे साइटेशंस लिखने ज़रूरी होते हैं कि कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो हाइपोथेसिस में भी आपको पुराने रेफरेंस यूज़ करना ज़रूरी होता है।
Another important characteristics of good hypothesis is that it should be related to available technique of data collection and interpretation. तो यहाँ पे जैसे हमने बॉलीवुड का एग्जांपल दिया कि आजकल मोस्टली बॉलीवुड फिल्म साउथ से लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो यहाँ पे हमारे बॉलीवुड का मेथड्स ऑफ चोरी करने का मतलब या फिर कॉपीराइट लेने का जो है वो साउथ का है। तो वही यहाँ पे अगर हम लोग डेटा कलेक्शन देखें, जो हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुड हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। जो अभी तक जो टेक्निक्स चले आ रहे हैं ऑफ डेटा कलेक्शन, जो भी टेक्निक्स है, चाहे रैंडम सैम्पलिंग आ गया, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस आ गया, जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है, उनमें से टेक्निक्स कोई भी टेक्निक हो उनको यूज़ होना चाहिए आपको अगर कोई हाइपोथेसिस फॉर्म करना है तो। In other words, a hypothesis must be so formulated keeping in mind the availability as applicability of the technique of data collection in the respective field. अब बात करते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिखिए, जो भी अब तक आपको समझ में आया उस हिसाब से आप कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन आप कभी भी जो मतलब छापिए मत, ये एज अ मॉडल कंक्लूजन ही है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो कंक्लूजन आप अपने हिसाब से ही लिखिए, तो इसलिए मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।